आज हम कक्षा 7 की मैथमेटिक्स के पुस्तक के अध्याय 1 इंटीजर के भाग एवं गुणा की संख्याओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा कि जोड़ और घटाने में हमने संख्या रेखा का उपयोग किया था, ब्लॉक का उपयोग किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने संक्रियाओं पे चर्चाएं की थी इनके। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस में बात करूँ 3 इंटू विदिन ब्रैकेट्स -5, तो संख्या रेखा पे हम क्या करते थे अभी तक कि हम चूंकि ये -5 है इसको हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। तो एक जंप में गए तो -5, अगला जंप पे -10 और -15। तो इस तरह तो हम लोगों ने संख्या रेखा पे किया। और अगर मैं इसे हम बिना संख्या रेखा की बात करें तो हम देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई -5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको -5 को 3 टाइम्स जोड़ना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है -5 प्लस विदिन ब्रैकेट -5 प्लस विदिन ब्रैकेट -5, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि -5 जो है 3 टाइम्स, जिसको हम बोलते हैं। और -5 और -5 को हम जब ऐड करते हैं तो हमको -15 मिलता है। तो हम कहेंगे 3 इंटू विदिन ब्रैकेट्स -5 इक्वल टू -15। इस प्रकार हम कोई भी नंबर ले लें, 5 इंटू -4 लेते हैं तो क्या आएगा -20, 6 इंटू -4 ले लें तो आएगा -24। तो हम बिना नंबर लाइंस के भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका एक और तरीका है, हम यहाँ पे पैटर्न का उपयोग करेंगे। जैसे हमको यहाँ करना है, हमको पता करना है कि -3 इंटू 5 इक्वल टू -15 है, क्यों होता है। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सिंपल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो 3 इंटू 5, यहाँ पर हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि 3 इंटू 5 जो है 15 होता है। फिर हम इसका जो पहला नंबर है 3, इसको हम 1 कम करेंगे तो 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या हुआ 10 आता है। तो 10 कैसे आया, मैं इसे कहूँ तो 15 माइनस 5, कहीं ना कहीं हम 5 जब माइनस करते हैं तो वहाँ पे 10 आता है। फिर हमने इसको 1 कम किया तो ये 1 इंटू 5 हुआ। तो फिर क्या 5 कैसे आया है 10 माइनस 5, मतलब कहीं ना कहीं हम जब हम यहाँ नंबर कम कर रहे हैं तो हम 5 को कम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए 0 इंटू 5, अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे यहाँ मालूम नहीं है कि 0 कैसे आया, लेकिन अगर मैं पैटर्न को पकड़ता हूँ कि ऊपर वाले 5 में मुझे 5 को माइनस करना है तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर देखिए मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ, -1 को गया। अब माइनस इंटू 5 क्या होगा, मान के चलिए कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसी पैटर्न को पकड़ूं कि 0 में अगर मैं -5 को सेपरेट करता हूं तो मुझे -5 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि -1 इंटू 5 इक्वल टू -5। आगे मैं बढ़ता हूं, -2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा, -5 में हमको 5 सेपरेट किया तो -5 हो जाएगा -10। फिर -3 के लिए करेंगे तो हमको मिल जाएगा -15। तो आपने देखा कि हमने पैटर्न के माध्यम से भी -3 इंटू 5 इक्वल टू 15 निकाल लिया। तो इस प्रकार आपके पास किसी भी कोई भी नंबर हो, मैं कहूँ -4 इंटू 5 कितना होगा, -5 इंटू 5 कितना होगा, तो हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि मैंने जैसे भी बात की थी कि -3 इंटू 4 इक्वल टू -12 आया था। अब यहाँ बात आएगी, अगर हमारे पास 4, अभी मैंने -3 इंटू 4 किया था, अगर मैं इसी के बदल दूँ, मैं ये कहूँ कि 4 इंटू -3 कैसे निकालेंगे, तो इसी पैटर्न में आप इधर के नंबर अगर घटाते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, उसके माध्यम से पकड़ लेंगे। या एक तरीका और है, आगे चल के जब हम लोग मल्टीप्लिकेशंस पे क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं समस्या को। तो देखिए अगर हमारे पास दोनों ऋणात्मक संख्याएं हों तो हम क्या करें। तो देखिए हम पहले एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं कि -3 इंटू 4।
अब चूंकि हमको मालूम है कि ये -12 होगा, अब हम इस वाली संख्या को एक एक करके हम कम करेंगे। तो हम 4 में से एक कम करेंगे 3 आएगा। हमको मालूम है -3 × 3 -9 होगा। फिर देखिए हम 3 को एक कम किया 2, तो -3 × 2 -6 आया। तो अगर आप देखें तो क्या हो रहा है इसमें, हम -12 में क्या कर रहे हैं, हम -12 में -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -12 में जब हम -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए -9 आता है, फिर आगे चल के -6 आता है, फिर आगे चल के -3 आता है। और इसी क्रम में अगर हम इस नंबर को कम करते जाएं तो यहाँ पे देखिए हमको आगे चल के -3 × -2 = 2। तो देखिए जब हम सेपरेट करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नंबर जाके हमें 6 मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे है, तो हम रट सकते हैं कि हमें धनात्मक पूर्णांक होता है, और हमें बुक्स में बताते हैं कि जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक मिलता है। लेकिन अक्सर कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि क्यों मिलता है, मैथ में तो हमें नियम मालूम होना चाहिए। तो अगर हम पैटर्न का सहारा लेंगे तो हम बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं हों, तो 3 संख्याओं और तीनों संख्याएं ऋणात्मक हों, ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होगा। तो इसका बड़ा सीधा तरीका है, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो पहले हम 2 संख्याओं को हल करें और एक संख्या को छोड़ दें। तो मान के चलिए 2 संख्याएं पहले हैं, दोनों ऋणात्मक हैं। जब इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी संख्या मिलेगी हमें धनात्मक पूर्णांक ही तो मिलेगा। अब देखिए हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक होगा और मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो वो पूर्णांक वो नंबर आएगा, और देखिए आपको मालूम है कि अगर हम प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जब तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनके पहले तो मल्टीप्लाई करके नंबर लिख लेंगे और जो चिन्ह है वो ऋणात्मक आ जाएगा। अगर बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारे पास 4 संख्याएं हों, क्या करेंगे। तो देखिए अब आपको मालूम हो चुका है कि पहले जब 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस तो ये प्लस हो गई। इसके बाद हमने अगले माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ, हमको माइनस मिला, तो अब संख्या माइनस की हो गई। अब ये माइनस की संख्या में हम फिर से माइनस वाली संख्या का गुणा करेंगे तो हमें प्लस में आंसर आएगा। मतलब ये है कि अगर 3 संख्याएं माइनस में हैं, उस समय हमें जो गुणनफल मिलेगा वो विथ माइनस चिन्ह मिलेगा। अगर 4 संख्याएं हैं तो प्लस चिन्ह के साथ मिलेगा। अगर 5 ऋणात्मक संख्याएं हैं तो फिर हमारे ऋण चिन्ह के साथ मिलेगा। तो 8 नंबर के साथ हमें विथ ऋण चिन्ह मिलेगा आंसर, और अगर नंबर इवन है तो प्लस चिन्ह के साथ मिलेगा। हम इसे करके भी देख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। ये हमने कहीं से रटा नहीं है, हमने खुद करके देखा है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिला। 4 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो धनात्मक मिलेगा। 5 करेंगे ऋणात्मक मिलेगा। मतलब यहाँ भी देखिए एक पैटर्न मिल रहा, पहले प्लस, उसके बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह हम 2 या 3 या 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि हमने अभी जोड़ और घटाने में भी पूर्णांक संख्याओं पर कुछ जो इनके गुण हैं उनके बारे में चर्चा की थी, इसी तरह हम गुणा की संक्रिया पे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या गुणन संक्रिया में भी पूर्णांक संख्याओं के लिए कुछ नियम हैं। तो देखिए पहला नियम हमने यूज किया है कि गुणन के लिए समव्रत नियम, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसमें समव्रत का नियम क्या होता है कि हम कोई भी पूर्णांक संख्याएं लें, उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पूर्णांक संख्या मिलती है तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया है एक पूर्णांक -12 और दूसरा पूर्णांक लिया है हमने -5। दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे आया 100। अब 100 कैसे आया, देखिए हम यहाँ अब जान चुके हैं कि पहले हम 20 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 100 आया। फिर हमें मालूम है कि अगर दोनों जो संख्याएं हैं ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो जो आंसर आएगा वो धनात्मक पूर्णांक में आएगा। तो आपका 100 आया, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। फिर देखिए हमने यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है 15 और एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 17। तो नियम से हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर मालूम है माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे हम दोनों धनात्मक पूर्णांक लें, उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है, ऋणात्मक पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें पूर्णांक संख्या मिलती है, धनात्मक और ऋणात्मक को मिला के भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे भी पूर्णांक संख्या मिलती है। तो इसे अगर मैं व्यापक रूप में कहूँ कि मेरे पास अगर दो पूर्णांक संख्याएं a और b हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी करते हैं तो इनके मल्टीप्लाई करने पे जो भी संख्या मिलेगी वो एक पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्याओं के इस गुण को हम समृद्ध गुण कहते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम पूर्णांक संख्याओं पे गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम दो पूर्णांक लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पूर्णांक 3 लिया है और दूसरा पूर्णांक हमने -4 लिया है। तो चूंकि बात हम कर रहे हैं क्रम विनिमय की, तो क्रम विनिमय में क्या करेंगे, हम इनके क्रम को बदल देंगे। पहले -4 ले लिया और फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करके 3 लिखते हैं और जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको -12 मिलता है। इसी तरह हमने दो नंबर लिया -8 और -9, इनको मल्टीप्लाई किया, इनके क्रम बदल के मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 72 मिलता है। अगर मैं इसे व्यापक रूप में कहूँ कि मेरे पास दो पूर्णांक संख्याएं a और b हैं, तो मैं इसे a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a कहता हूँ। तो इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। मैं फिर यहाँ बात करूँ कि दो पूर्णांक संख्याओं को क्रम बदल के गुणा करने पर उनका मान नहीं बदलता, ऐसे गुण को हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। अब हम पूर्णांक संख्याओं में जीरो के गुणा पे चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसको जब हम जीरो से गुणा करते हैं तो हमें मान एक पूर्णांक संख्या जीरो के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पूर्णांक संख्या लिया -3, इसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जीरो प्राप्त होता है। हमने -4 लिया एक संख्या, उसको भी हम जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जीरो चाहे मल्टीप्लिकेशन में पहले लगाएं उस संख्या में या बाद में लगाएं, तो हमें जो भी आंसर प्राप्त होगा वो जीरो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब हम किसी पूर्णांक संख्या में शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त होता है। इस बात का हमें जरूर ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अब गुणन में तत्समक गुण। हमने योग में तत्समक गुण के बारे में पढ़ा था। हमें मालूम है कि जब हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता था। तो हम उसे बोलते थे कि जीरो जो है, तब हम बोलते थे कि जीरो जो है योज्य तत्समक है। अब हम गुणा में देखते हैं। देखिए गुणा में हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले लें, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए -3 मल्टीप्लाई 1 -3, हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 8। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो 1 है वो गुणन तत्समक कहलाएगा। इसे अगर हम व्यापक रूप में बात करें कि हमारे पास कोई पूर्णांक a है, तो जब हम a इंटू 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 इंटू a, तो इस प्रकार 1 पूर्णांक संख्याओं में गुणन के लिए गुणन तत्समक कहलाता है। अब हम पूर्णांक संख्याओं पे गुणन के लिए सहचर नियम पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हम 3 पूर्णांक संख्याएं लेंगे। यहाँ पे हमने -3, -2 और 5 लिया है। तो हमने लिखा 5 इंटू, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा -3 इंटू -2, और फिर हमने क्या किया
कि जो प्रारंभ में के थे 5 और -3 को एक साथ ब्रैकेट में कर दिया और इसको लिखा हम -2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें 30 मिलता है, तो दोनों ही स्थितियों में हमें 30 मिलता है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि और की जगह पे हम इक्वल टू का चिन्ह यूज कर लें, तो हम कहेंगे विद इन ब्रैकेट्स 5 इंटू बड़े ब्रैकेट्स में -3 इंटू छोटे ब्रैकेट्स में -2 इक्वल टू बड़े ब्रैकेट्स में 5 इंटू विद इन ब्रैकेट्स -3 बड़ा ब्रैकेट्स क्लोज इंटू -2। तो हम देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों में हमें 30 प्राप्त होता है। अगर इसे मैं व्यापक रूप में बात करूं कि हमारे पास 3 पूर्णांक a, b, c हैं, तो हम इसे लिखेंगे a इंटू बी ब्रैकेट्स के अंदर इंटू c, तो इक्वल टू a को हम बाहर कर देंगे, b और c को ब्रैकेट्स में ले कर देंगे। तो इस प्रकार के गुण को हम पूर्णांक संख्याओं में सहचर्य गुण कहते हैं। अब हम पूर्णांक संख्याओं पे वितरण का गुण, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 पूर्णांक लेंगे। हमने यहाँ पे 16, 10 और 2 लिया है। अब आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक ही लें, हम ये काम ऋणात्मक पूर्णांकों के साथ भी कर सकते हैं, या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक एक साथ लेके भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे काम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा, 16 इंटू 10 प्लस 2। तो इसमें हमने क्या किया, पहले 16 इंटू 10 लिखा, फिर प्लस का चिन्ह यूज किया, फिर 16 इंटू 2 किया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको सेम आंसर प्राप्त होगा। तो हमने देखिए इसको योग पर गुणन का वितरण कहते हैं। फिर मैं इसको बता दूं, इसे हम योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं। 16 इंटू 10 प्लस 2, तो 16 को पहले 10 में मल्टीप्लाई किया, प्लस का चिन्ह यूज करते हैं, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस गुण को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इसे मैं व्यापक रूप में कहूँ कि हमारे पास 3 पूर्णांक संख्याएं a, b और c हैं, तो a इंटू बी प्लस सी हमने ब्रैकेट में ले रखा है, तो a इंटू बी प्लस का चिन्ह और a इंटू सी। तो इस गुण को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए हम अब एक पूर्णांक संख्याओं पर आधारित एक खेल पे चर्चा करते हैं। इस खेल में हमारे पास एक चार्ट पेपर होगा जिसमें 104 नंबर तक धनात्मक पूर्णांक और -104 नंबर तक के ऋणात्मक पूर्णांक लिखे होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे 4 डाइस का यूज करेंगे, 2 ब्लू कलर की डाइस और 2 रेड कलर की डाइस। और जो ब्लू कलर की डाइस होंगी वो धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो हमारी रेड कलर की डाइस हैं वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक को प्रेजेंट करेंगी। जैसा कि मैंने कहा था कि इस प्रकार का हमारा एक चार्ट होगा। 0 से इधर देखिए निगेटिव पूर्णांक हैं और इधर 0 से ऊपर लेके पॉजिटिव पूर्णांक हैं। जब हम डाइस को चलेंगे तो हम एक बैग से 2 डाइस निकालेंगे। डाइस वो किसी भी कलर की हो सकती हैं। उनको जब फेंकेंगे, फेंकने के बाद जो ऊपर नंबर आएंगे तो उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे मैंने कहा था रेड डाइस है, रेड डाइस के जो नंबर हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक को प्रेजेंट करेंगे और ब्लू डाइस के नंबर जो हैं धनात्मक पूर्णांक को प्रेजेंट करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पूर्णांक प्राप्त होगा या तो धनात्मक प्राप्त होगा या तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। हम एक चार्ट लेते हैं। इस चार्ट में अगर हम देखें तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हम यहाँ पे 104 तक के अंक लिखे हैं। इसी तरह हमने ऋणात्मक पूर्णांक का एक चार्ट उसी चार्ट में संख्याएं लिखी है और ये -104 तक संख्याएं हैं। इसके अलावा हम 4 डाइस का उपयोग करेंगे। 2 डाइस ब्लू कलर्स की हैं और 2 डाइस जो हैं रेड कलर्स की हैं। जो ब्लू कलर्स की डाइस हैं ये धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेंगी और जो रेड कलर की डाइस हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेंगी। ये गोटियां हैं, इन गोटियों के माध्यम से हम खेलेंगे। इस खेल में एक बच्चा भी खेल सकता है, 2 बच्चे भी खेल सकते हैं, 3 बच्चा भी खेल सकता है, 4 बच्चे भी, क्योंकि अभी हमारे पास 4 कलर हैं। अगर हमारे पास ये हम और बढ़ा लें
गोटियां, तो 5-6 कितने भी बच्चे एक समय पे खेल सकते हैं। इन डाइस को हम क्या करेंगे, एक झोला लेंगे, उस झोले के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद इस झोले से हम 2 डाइस निकालेंगे, वो किसी भी कलर की हो सकती हैं, और निकाल के उन डाइस को हम यहाँ थ्रो करेंगे। थ्रो करने पे देख रहे हैं कि नीली डाइस पे 2 आया है और रेड डाइस पे 1 आया है। तो मतलब जो 2 है नीले डाइस का, ये धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और जो ये 1 है ये ऋणात्मक पूर्णांक को मतलब -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम अभी जोड़ और घटाने पे करेंगे, तो जब हम 2 और -1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। 1 क्या होगा, वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो मैं जैसे कि मैं अपना धनात्मक पूर्णांक है तो मैं 0 से चालू करूंगा, तो मैं अपनी गोटी को रखूंगा 1 पर। इसके बाद मैं इन गोटियों को फिर से झोले में डाल दूंगा, फिर झोले में पड़ी इन गोटियों में से फिर 2 गोटी निकाल के यहाँ फेंकूंगा। देखिए अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक में 4 है और ऋणात्मक में 2 है, मतलब 2 मतलब -2। तो 4 + -2, हम जानते हैं कि 4 + -2 +2 +2 होगा, तो इसको हम +2 का मतलब इसको 1 और 2 आगे बढ़ेंगे। मैं एक फिर चलता हूँ एक बार। ये देखिए इस बार जो है दोनों जो हैं नेगेटिव पूर्णांक हैं, तो पहला नेगेटिव पूर्णांक 2 है, दूसरा नेगेटिव पूर्णांक 4 है। तो हम -2 और -4 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमको यहाँ मिलेगा -6। तो जब -6 मिलेगा तो हम इस गोटी को चलेंगे यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हम -3 पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार हम इन गोटियों के माध्यम से, जैसा कि हमने कहा कि जब हम दोनों गोटियों को जोड़ेंगे, हो सकता है वो धनात्मक पूर्णांक की गोटी हो या ऋणात्मक पूर्णांक की। अगर जोड़ने पर नंबर धनात्मक का आता है तो हम धनात्मक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर नंबर ऋणात्मक आता है तो हम ऋणात्मक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और चूंकि अभी तो मैं अकेला खेल रहा हूं, अगर जो 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो जो सबसे पहले या तो -104 में पहुंचेगा या +104 में पहुंचेगा, वो बच्चा विनर कहलाएगा। तो आइए अब हम पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन कथन के सापेक्ष भाग कथन को लिख करके देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक गुणन कथन लिया है, हमने एक नंबर पूर्णांक लिया 2 और दूसरा पूर्णांक लिया हमने -6। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है -12। और जैसा कि हमने अभी आपसे चर्चा की कि प्रत्येक गुणन कथन के सापेक्ष हमें 2 भाग कथन मिलते हैं, और आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा -12, -12 को हमने -6 से डिवाइड किया, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला 2 मिलेगा। दूसरा हम -12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमको -6 मिलेगा। यहाँ पे हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसे संख्या रेखा के माध्यम से काफ़ी अच्छे से चर्चा की है कि जब हम पूर्णांकों में डिवीजन करते हैं तो कब प्लस का चिन्ह आता है और कब माइनस का चिन्ह आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक गुणन कथन के सापेक्ष हमें 2 भाग कथन मिलते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं पर गुणा एवं भाग की संख्या को संख्या रेखा के माध्यम से तथा इसके गुणों को क्रम विनिमय गुण, सहचर गुण, वितरण का गुण के साथ साथ हमने गुणन तत्समक के बारे में चर्चा की। हम आगे भी इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के रोचक हल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।